हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू एग्जाम्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी अच्छी चली होगी। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, मैं एग्जाम में प्रिपेयर करने के लिए आपको हेल्प कर रही हूँ, जिसमें हमने पहले ही MZO002 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे। हमने पहले ही चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हमें चैप्टर नंबर 10 से स्टार्ट करना है। तो जिस भी स्टूडेंट ने लास्ट वीडियोस नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और बाकी प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दूंगी ताकि आपको चैप्टर नंबर 9 तक के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल सके। आज हम चैप्टर नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 के पास, जो कि ये रहा। चैप्टर नंबर 10 का पहला क्वेश्चन है। आपको पता ही है, इस बुक में आपके चैप्टर 17 है, बस 17 चैप्टर हैं और आप चैप्टर 10 तक आज पहुंच गए हैं। तो बाकी के 7 चैप्टर आज इसी वीडियोस में हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी स्टार्ट कर सकें। तो इस वीडियो को थोड़ा लेंदी बनाएंगे ताकि बचे हुआ चैप्टर, कोई 1-2 चैप्टर बचेगा तो उसमें छोटा वीडियो ना बना के हम यही इसको कंप्लीट कर देंगे। तो 7 चैप्टर्स इसी में कंप्लीट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10 का फर्स्ट क्वेश्चन। राइट अ नोट ऑन डिसीज एंड सिंड्रोम्स ड्यू टू चेंजेस इन द क्रोमोसोम नंबर। आपको इसमें एक नोट लिखना है जिसमें आपको बताना है कि अगर क्रोमोसोम नंबर में चेंजेस आते हैं, चाहे वो क्रोमोसोम नंबर बढ़ जाए या कम हो जाए, कुछ भी चेंज आ रहा है क्रोमोसोम नंबर में, तो उनकी वजह से होने वाली डिसीज या सिंड्रोम्स कौन कौन से हैं वो आपको लिखने हैं। मतलब कौन कौन सी बीमारी या सिंड्रोम्स हो जाएंगे वो आपको लिखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनका आंसर। क्वेश्चन आप समझ ही गए हैं, आंसर लिख लेते हैं। द चेंज इन द क्रोमोसोम नंबर कैन लीड टू वेरियस डिसीज एंड सिंड्रोम्स। पहले आप हेडिंग डालेंगे कि अगर चेंजेस होते हैं क्रोमोसोम नंबर में तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ टाइप की हमें डिसीज या सिंड्रोम्स हो जाते हैं। जिसमें पहला सिंड्रोम है आपके पास डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम कॉज्ड बाय एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21 एंड कंडीशन नोन एज ट्राइसोमी 21। क्या है? सबसे पहले एक सिंड्रोम है आपके पास डाउन सिंड्रोम, जिसमें एक एक्स्ट्रा कॉपी हो जाती है क्रोमोसोम 21 की, जिसकी वजह से इसको ट्राइसोमी 21 भी बोलते हैं। दिस लीड टू डेवलपमेंट डिलेज, कैरेक्टरिस्टिक फेशियल फीचर्स एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ सर्टेन हेल्थ इश्यूज लाइक हार्ट डिफेक्ट्स। क्या है? अगर ये डाउन सिंड्रोम हो जाता है किसी को, तो उसमें जो डेवलपमेंट होती है बॉडी की वो बहुत धीरे हो जाएगी, डिलेड हो जाएगी, और जो उसके फेशियल फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसमें भी टाइम लगेगा। ठीक है, और उसमें जिसको ये डाउन सिंड्रोम हुआ है उसमें हेल्थ इश्यूज रिस्क ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जैसे कि हार्ट डिफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो सबसे पहला सिंड्रोम है आपका डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट है आपका टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम अफेक्टिंग फीमेल हु हैव ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम इंस्टेड ऑफ 2। आप सभी को बताया कि फीमेल के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगर वो 2 की जगह सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है फीमेल के अंदर, तो उसको टर्नर सिंड्रोम होने के चांसेस हो जाते हैं, मतलब टर्नर सिंड्रोम हो जाता है। इट रिजल्ट इन शॉर्ट स्टर्चर डिलेड प्यूबर्टी एंड इनफर्टिलिटी। अगर किसी को टर्नर सिंड्रोम है किसी फीमेल को, तो उसमें प्यूबर्टी लेट हो जाएगी, स्टर्चर शॉर्ट हो जाएगा उसका, और कभी कभी हो सकता है कि वो फीमेल इनफर्टाइल हो जाए। ठीक है, अर्ली डायग्नोसिस कैन हेल्प मैनेज सिम्टम्स इफेक्टिवली। अगर उसका डायग्नोसिस पहले हो जाए और पता चल जाए कि हाँ भाई इसको टर्नर सिंड्रोम है, तो उसके जो भी सिम्टम्स होंगे उसको हम मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका Klinefelter syndrome, where males have an extra X chromosome resulting in double XY instead of typically X and Y। क्लिनर सिंड्रोम में ये मेनली मेल्स में होता है। इसके अंदर क्या होता है, जो एक्स क्रोमोसोम है वो एक बढ़ जाता है। जैसे कि अगर एक जनरल मेल की बात करें तो उसमें एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम पाया जाता है, बट जबकि अगर किसी मेल के अंदर डबल एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम हो तो उसको क्लिनफिल्टर सिंड्रोम हो जाएगा। ठीक है, दिस कैन लीड टू रिड्यूस टेस्टोस्टेरोन लेवल, ब्रेस्ट टिश्यू डेवलपमेंट एंड लीडिंग लर्निंग डिफिकल्टीज। क्या है? अगर ये क्लिनफिल्टर सिंड्रोम किसी मेल को हो जाता है तो उसके अंदर जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसका ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने लगता है। तो वो फीमेल की तरह दिखने लगता है। ट्रीटमेंट ऑफन इंक्लूड हार्मोन थेरेपी। इसमें ट्रीटमेंट बस एक ही है कि हार्मोनल थेरेपी कुछ दी जाए ताकि ट्रीटमेंट हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अनदर सिग्निफिकेंट कंडीशन इज पेट्यू सिंड्रोम और ट्राइसोमी 13। दूसरा सिंड्रोम है आपका पेट्यू सिंड्रोम और या फिर ट्राइसोमी 13 भी बोलते हैं इसको। दिस सीवियर जेनेटिक डिसऑर्डर लीड टू मल्टीपल ऑर्गन डिफेक्ट्स एंड अ वेरी लो सर्वाइवल रेट बियॉन्ड इन्फेंटेसी। क्या है? जो प्लेटियो सिंड्रोम किसी को भी अगर होता है तो उसमें कुछ सीवियर जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं और मल्टीपल ऑर्गन डिफेक्ट होने के चांसेस होते हैं, और इसमें जो सर्वाइवल रेट होती है एक इन्फेंट की वो भी बहुत कम होती है, मतलब मरने के चांसेस ज़्यादा हैं, बचने के बड़े कम हैं। सिमिलरली एडवर्ड सिंड्रोम और ट्राइसोमी 18 प्रेजेंट विद सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशन एंड ऑल्सो हैज हाई मोर्टेलिटी रेट इन अर्ली लाइफ। वैसे ही एक और सिंड्रोम होता है जिसको बोलते हैं एडवर्ड सिंड्रोम या फिर ट्राइसोमी 18। अगर ये किसी को प्रेजेंट है तो सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशन हो सकती है और उसमें भी मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दीज कंडीशन हाईलाइट्स हाउ क्रिटिकल क्रोमोसोम्स नंबर इज फॉर आवर हेल्थ। ये कंडीशन हमें बताती है कि जो क्रोमोसोम नंबर है वो कितना इंपॉर्टेंट है हमारी हेल्थ के लिए। अगर यहाँ से भी थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो कितने टाइप के हमारे सिंड्रोम्स हो जाते हैं या बॉडी डिफेक्ट हो जाता है। ह्यूमन बॉडी इज फाइनली ट्यून्ड टू फंक्शन विद अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम विच इज 46 इन टोटल। एनी डेविएशन कैन डिस्टर्ब नॉर्मल डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग। जैसे कि आपको बताया ह्यूमन बीइंग के अंदर प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए क्रोमोसोम नंबर 46 पाए जाते हैं। टोटल है, ये पेयर नहीं है, टोटल 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर। अगर इसमें थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हुआ, चाहे ये बड़े या कम हुए, तो उसमें डेवलपमेंट नॉर्मल नहीं होती है और फंक्शनिंग भी नॉर्मल नहीं होती है, कुछ ना कुछ डिसीज हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। नेक्स्ट आपका डिफरेंशिएट बिटवीन कैरियोटाइप एंड आइडियोग्राम। आपको कैरियोटाइप और आइडियोग्राम में डिफरेंशिएट लिखना है। वैसे ही लिखेंगे, पार्टीशन करेंगे कैरियोटाइप एंड आइडियोग्राम और दोनों के डिफरेंस। ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या डिफरेंस इनके। A karyotype is a complete set of chromosome in an organism organized and displayed in pairs। एक karyotype एक complete set of chromosome होता है किसी भी organism के अंदर और ये पेयर के अंदर
पाया जाता है। इट मतलब जोड़े में पाया जाता है। इट शोज द नंबर, साइज एंड शेप ऑफ क्रोमोसोम प्रोवाइडिंग क्रूशियल इन्फॉर्मेशन फॉर जेनेटिक एनालिसिस। इसके अंदर जो कैरियोटाइप आपका है वो शो करता है कि कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, क्या साइज है उसका, किस शेप में है वो क्रोमोसोम, और ये इसलिए पाए जाते हैं इस तरीके से ताकि ये क्रूशियल जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जेनेटिक एनालिसिस की वो इसके अंदर प्रोवाइड कर सकें। इट्स लाइक अ फोटो ऑफ ऑल योर क्रोमोसोम्स लेड टू नाइसली। ये एक फोटो की तरह है, समझ लो आपके क्रोमोसोम की, जो नाइसली रिप्रेजेंट करेगा कि आगे ऑर्गेनिज्म में क्या चेंजेस होंगे। नाउ एन आइडियोग्राम। नाउ एन आइडियोग्राम इज अ सिंप्लीफाइड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कैरियोटाइप। कैरियोटाइप की अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं सिंप्लीफाई में तो उसको हम आइडियोग्राम बोलते हैं। इट शोज द क्रोमोसोम इन अ मोर एब्स्ट्रैक्ट वे, ऑफन यूजिंग बार टू रिप्रेजेंट ईच क्रोमोसोम लेंथ एंड बाइंडिंग पैटर्न। इसके अंदर क्या होता है, जो भी हमारे क्रोमोसोम्स हैं उसको एक एब्स्ट्रैक्ट वे में रिप्रेजेंट करते हैं, एक बार की तरीके से। एक बार यूज़ करेंगे हम, जैसे ये बार होता है ना, मैथ्स में बार यूज़ करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, तो बार से ही रिप्रेजेंट करते हैं क्रोमोसोम की लेंथ को और उसके बाइंडिंग पैटर्न को। दिस मेक्स इट ईजियर टू विजुअलाइज क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज विदाउट गेटिंग बोग्ड इनटू द डिटेल। क्या है, ये इसको ईजी वे में विजुअलाइज करने में हेल्प करता है कि इसमें कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं है और इसकी डिटेल्स में स्टडी की जा सकती है। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस था। नेक्स्ट आपका प्रेडर विली सिंड्रोम एंड एंजलमैन सिंड्रोम। पेडर वेली सिंड्रोम और एंजलमैन सिंड्रोम के बीच में क्या डिफरेंस है वो लिखना है आपको। ये भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जो मैंने अभी सिंड्रोम्स आपको बताए थे उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं किया कि बार बार रिपीट करना बेकार है, वो लेंदी हो जाएगा उसकी वजह से। तो पेडर वेली सिंड्रोम एंड एंजलमैन सिंड्रोम बोथ आर जेनेटिक डिसऑर्डर लिंक्ड टू द सेम रीजन ऑन द क्रोमोसोम 15 बट दे हैव डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या है, जो पेडर वेली सिंड्रोम और एंजलमैन सिंड्रोम है दोनों ही जेनेटिक डिसऑर्डर हैं और एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं, और अगर इनके क्रोमोसोम 15 के अंदर चेंजेस आते हैं तो ये दोनों सिंड्रोम होते हैं, बट दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं। अब क्या अलग है वो देख लेते हैं। पेडर-वेली सिंड्रोम रिजल्ट्स फ्रॉम द लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ जीन्स ऑन द पेरेंटल एलील। अगर पेरेंटल एलील का जो भी फंक्शन ऑफ जीन है वो लॉस हो जाए तो पेडर-वेली सिंड्रोम होता है। इट कैरेक्टराइज्ड बाय इनस्टेबल हंगर लीडिंग टू ओबेसिटी, डेवलपमेंटल डिलेज एंड बिहेवियरल इश्यूज। इसके अंदर क्या होगा, जो इनस्टेबल हंगर होगा उसको मतलब भूख ज़्यादा लगेगी जिसकी वजह से उसमें मोटापा बढ़ जाएगा, और डेवलपमेंटल डिले होगा, बिहेवियरल इश्यूज आएंगे उसके अंदर। इमेजिन बीइंग कंसिस्टेंटली हंग्री एंड अनेबल टू कंट्रोल योर एपेटाइट, दैट इज पेडर वेली। आप इमेजिन कीजिए कि आप बड़ा ही भूखे रहते हैं सारे टाइम और अपनी भूख पे कोई कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो उसी को हम बोलेंगे पेडर वेली सिंड्रोम। ठीक है, जिसकी वजह से मोटापा हो जाता है। ऑन द फ्लिप साइड, एंजलमैन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द लॉस ऑफ फंक्शनल जीन ऑन द थर्मल मैटरनल एलील। वो आपका पैटर्नल एलील के ऊपर जो फंक्शनल जीन का लॉस हो रहा था, बट एंजलमैन सिंड्रोम में मैटरनल एलील के अंदर हो रहा है। दिस सिंड्रोम इज मार्क्ड बाय सीवियर डेवलपमेंटल डिलेज, speech impairments, and often a happy demeanor with frequent laughter। क्या है, इसके अंदर सिंड्रोम में क्या होता है, डेवलपमेंटल डिलेज भी होंगे, स्पीच इंपेयरमेंट होगी आपकी, आप बोलने में लड़खड़ाएंगे, और जो हैप्पी डेमेंट होता है एक फ्रीक्वेंट लाफ्टर होता है, मतलब वो बड़ा हंसेगा। पीपल विद एंजलमैन सिंड्रोम ऑफन एग्जिबिट जर्की मूवमेंट एंड हैव ट्रबल विद बैलेंस। जिसको भी एंजलमैन सिंड्रोम होता है उसके अंदर ना जर्की मूवमेंट होते रहते हैं, कभी वो एक जर्क की तरह मूवमेंट करेगा, मतलब जैसे सीजर्स आते हैं वैसे टाइप में उसमें मूवमेंट होते रहते हैं, और वो एक इम्बैलेंस होता है, ट्रबल करता है बैलेंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका डाउन सिंड्रोम एंड फेमिलियल सिंड्रोम। फेमिलियल डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम और फेमिलियल डाउन सिंड्रोम में क्या डिफरेंस है वो लिखना है आपको। First up, Down syndrome. This genetic condition is typically caused by an extra copy of chromosome 21, known as trisomy 21. ये जो डाउन सिंड्रोम है वो एक जेनेटिक कंडीशन है जिसमें एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम आ जाती है, या फिर 21 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है, जिसको हम ट्राइसोमी 21 भी बोलते हैं। दिस लीड टू डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंटल डिलेज, डिस्टिंक्ट फेशियल फीचर्स एंड रेंज टू दी हेल्थ इश्यूज। इसके अंदर जो भी डेवलपमेंटल हैं वो डिले हो जाती हैं और डिस्टिंक्ट फेशियल फीचर्स होने लगते हैं और हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं। दूसरी तरफ जो फेमिलियल डाउन सिंड्रोम है विच इज़ बिट डिफरेंट, जो ये फेमिलियल डाउन सिंड्रोम है वो इससे थोड़ा डिफरेंट है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट an extra copy of chromosome, it involve a translocation of genetic material। इसमें सिर्फ एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नहीं होता, बट इसके साथ साथ जो जेनेटिक मटेरियल है उसका भी ट्रांसलोकेशन होता है। इन दिस केस अ पेरेंट कैरीज a rearranged chromosome which can increase the risk of having a child with Down syndrome। इसका मतलब क्या है कि जो एक पेरेंट की तरफ से उसको जीन मिले हैं वो रीअरेंज हो गए थे क्रोमोसोम्स, और वो रीअरेंज होने की वजह से जो उनका होने वाला बेबी है उसमें रिस्क ऑफ डाउन सिंड्रोम बढ़ जाता है। सो वाइल बोथ कंडीशन रिजल्ट इन डाउन सिंड्रोम कैरेक्टरिस्टिक्स, फेमिलियल केसेस आर लिंक्ड टू इनहेरिटेड जेनेटिक फैक्टर्स। जबकि अगर हम देखें कि दोनों ही डाउन सिंड्रोम रिजल्ट करते हैं डाउन सिंड्रोम कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, बट जो फेमिलियल केसेस हैं वो लिंक्ड होते हैं आपके जेनेटिक फैक्टर्स के साथ। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस था। नेक्स्ट है आपका constitutive heterochromatin and फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन। कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिव और फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन के अंदर क्या डिफरेंस है वो लिखना है। आंसर देखते हैं। हेट्रोक्रोमेटिन क्या है, सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए, फिर इन दोनों के हेट्रोक्रोमेटिन में आप डिफरेंस लिख पाएंगे। तो हेट्रोक्रोमेटिन को पहले एक्सप्लेन कीजिए। हेट्रोक्रोमेटिन इज अ फॉर्म ऑफ टाइटली पैक्ड डीएनए दैट प्ले क्रूशियल रोल इन जीन रेगुलेशन एंड मेंटेनिंग क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। हेट्रोक्रोमेटिन एक फॉर्म ऑफ टाइटली पैक्ड डीएनए है, एक टाइप का ये टाइटली पैक्ड डीएनए है हेट्रोक्रोमेटिन, और ये एक अपना क्रूशियल रोल प्ले करता है जीन रेगुलेशन में और क्रोमोसोम स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में। देयर आर टू टाइप, ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्स्टिट्यूटिव, दूसरा होता है फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस लिखेंगे आप।
कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन जीनोम। जो कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं वो हमेशा जीनोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इट्स फाउंड इन रीजन लाइक सेंट्रोमर्स एंड टीलोमर्स एंड रिमेन्स कंडेंस थ्रू आउट द सेल साइकिल। ये मोस्टली सेंट्रोमर या टीलोमर्स के रीजन पे पाए जाएंगे और बाकी का जो रीजन होगा उसमें सेल साइकिल के अंदर ये कंडेंस फॉर्म में रहेंगे। दिस प्राइमरी रोल इज स्ट्रक्चरल एंश्योरिंग क्रोमोसोमल स्टेबिलिटी। इसका प्राइमरी रोल ये होता है कि इसके स्ट्रक्चर को या फिर इसकी क्रोमोसोमल स्टेबिलिटी को बना के रखे। ऑन द अदर हैंड facultative heterochromatin can change its start depending on the cell type और developmental stage। जो दूसरी साइड पे आपका है facultative heterochromatin, वो आपके स्टार्ट को चेंज कर सकता है और ये डिपेंड करेगा कि वो सेल टाइप या उसकी डेवलपमेंट स्टेज क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। इट कैन बी आइदर कंडेंस्ड और रिलैक्स्ड फॉलोइंग फॉर जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन। ये कंडेंस भी हो सकता है, ये रिलैक्स भी हो सकता है और जीन एक्सप्रेशन को ये फॉलो करता रहता है। दिस फ्लेक्सिबिलिटी इज असेंशियल फॉर सेलुलर डिफरेंशिएशन एंड रिस्पॉन्डिंग टू द एनवायरमेंटल चेंज। जो ये फ्लेक्सिबिलिटी है ये असेंशियल है कुछ सेलुलर डिफरेंशिएशन के लिए और एनवायरमेंटल चेंज के अंदर रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो ये इनके बीच में डिफरेंस था। नेक्स्ट हमारा है चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन वेक्टर्स एंड स्टेट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, हाउ प्लाज्मिड एक्ट एज क्लोनिंग वेक्टर, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। आपको सबसे पहले डिफाइन करना है कि वेक्टर होते क्या हैं, फिर आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स बताने के बाद आप बताएंगे कि जो प्लाज्मिड है वो एक क्लोनिंग वेक्टर की तरह कैसे एक्ट करता है, उसको एग्जाम्पल के तौर पर समझाना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए, आंसर देखते हैं। अब वेक्टर्स आर एसेंशियल टूल्स इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक्टिंग एज व्हीकल to transfer genetic material into the host cells. They can be plasmid, viruses or artificial chromosomes. The main characteristics of the vector. देखो वेक्टर्स क्या है, वेक्टर कुछ एसेंशियल टूल्स हैं आपके जो कि माइक्रो बायोलॉजी के अंदर होते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर होते हैं और ये एक्ट करते हैं व्हीकल की तरह। जैसे आपका व्हीकल है, कार है, बाइक है, कुछ भी है, आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ तक उससे ट्रैवल करते हैं, तो वैसे ये व्हीकल की तरह होता है। ये ट्रांसफर करता है जेनेटिक मटेरियल को होस्ट सेल तक। तो ये वेक्टर्स क्या है, एक टाइप के एसेंशियल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर टूल्स हैं जो कि व्हीकल की तरह काम करते हैं। इनका काम है कि जेनेटिक मटेरियल को होस्ट तक ट्रांसफर कर सके। दे कैन बी प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड, वायरसेस और आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स हो सकते हैं। और इनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है अब वो देख लेते हैं। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेक्टर्स इंक्लूड रेप्लिकेशन ओरिजिन। सबसे पहला इनका मेन कैरेक्टर है कि रेप्लिकेशन ओरिजिन कर सकते हैं। दिस अलाउज द वेक्टर टू रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल। ये रेप्लिकेशन ओरिजिन होता है इनके अंदर, तो ये इनको अलाउ करता है कि ये होस्ट सेल के अंदर ही रेप्लिकेट कर सके, मतलब वेक्टर अलाउ करता है कि रेप्लिकेट हो जाए होस्ट सेल के अंदर ही। नेक्स्ट है selectable markers. These genes help identify which cells have successfully taken up the vector. ये जीन्स हेल्प करते हैं कि आइडेंटिफाई कर सके कौन से सेल ज़्यादा सक्सेसफुली है और उनको वेक्टर के साथ टेकन अप कर सके। क्लोनिंग साइट, अ स्पेसिफिक सीक्वेंस वेयर फॉरेन डीएनए कैन बी इंसर्टेड। ये क्लोनिंग साइट भी इनका अच्छा वेक्टर है, ठीक है, कि एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है जहाँ पे जो फॉरेन डीएनए है वो इंसर्ट कर सकें और क्लोनिंग साइट बना सकें। दूसरा है इनका साइज। वेक्टर मस्ट बी स्मॉल इनफ टू एंटर द होस्ट सेल बट लार्ज इनफ टू कैरी द डिजायर्ड डीएनए। जो वेक्टर हैं वो उनका साइज इतना छोटा होना चाहिए कि वो होस्ट सेल के अंदर एंटर कर सके और इतना बड़ा होना चाहिए कि वो जो डिजायर डीएनए उसको चाहिए उसको कैरी कर सके। ठीक है, तो इसके स्पेसिफिक फैक्टर्स थे। नाउ हाउ प्लाज्मिड फंक्शनिंग एज क्लोनिंग वेक्टर। अब प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर की तरह काम कैसे कर रहा है वो देखते हैं। अ प्लाज्मिड इज अ स्मॉल सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए दैट कंसिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए इन बैक्टीरिया। एक जो प्लाज्मिड है वो एक स्मॉल और सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए है जो कि कंसिस्ट करके रखता है दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए बैक्टीरिया। जो एग्जिस्ट करता है क्रोमोसोमल डीएनए बैक्टीरिया के अंदर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है ये। फॉर एग्जाम्पल की तरफ से समझते हैं हम। कंसिडर द PUC19 प्लाज्मिड। ये एक प्लाज्मिड का नाम है। अ पॉपुलर क्लोनिंग वेक्टर। ये जो PUC19 प्लाज्मिड है ये एक पॉपुलर क्लोनिंग वेक्टर है। इट कंटेन अ रेप्लिकेशन ओरिजिन एंड एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन विच एक्ट एज सेलेक्टेबल मार्कर। क्या है, इसकी कंटेन करके रखता है कुछ रेप्लिकेशन ओरिजिन को और एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स को, और ये एक्ट करता है एक सेलेक्टेबल मार्कर की तरह। व्हेन वी वांट टू क्लोन अ जीन ऑफ इंटरेस्ट we first cut the both plasmids and the target gene with the same restriction enzyme creating compatible end। अगर हमको अपने इंटरेस्ट का जीन कोई चाहिए, उसका क्लोन बनाना है, तो हमें सबसे पहले प्लाज्मिड के एंड को, दोनों ही एंड को, और जो डीएनए टारगेट कर रहे हैं हम उसके एंड को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा कट करना पड़ेगा और कंपैटिबल एंड को बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट वी हैव ligate the target DNA into the plasmid as its cloning site। फिर हम क्या करेंगे, टारगेट डीएनए को क्लोनिंग साइट में लाइगेट करेंगे। वंस दिस रिकॉम्बिनेशन प्लाज्मिड इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बैक्टीरियल सेल थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, वी कैन यूज द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन टू सेलेक्ट फॉर सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया। क्या है, जब एक बार हम रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को इंट्रोड्यूस कर देते हैं किसी भी बैक्टीरियल सेल के अंदर, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और व्हेन वी कैन यूज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टू सेलेक्ट द सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया, और हम इसके लिए क्या एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को सेलेक्ट करते हैं ताकि जो सक्सेसफुली हमें ट्रांसफर करना है वो बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर हो जाए। ओनली दोज बैक्टीरिया दैट हैव टेकन अप द प्लाज्मिड विल सर्वाइव इन एन एंटीबायोटिक कंटेनिंग एनवायरमेंट। बस वही बैक्टीरिया जिन्होंने ये प्लाज्मिड को टेकन अप किया है वही सर्वाइव कर पाएंगे एंटीबायोटिक कंटेनिंग एनवायरमेंट के अंदर। दीज बैक्टीरिया रेप्लिकेट, दे ऑल्सो रेप्लिकेट द इंसर्टेड जीन
allowing us to produce large quantities of our gene of interest। जो ये बैक्टीरिया के अंदर हमने डाला है वो रेप्लिकेट करेगा और इंसर्टेड जीन के अंदर भी रेप्लिकेट करेगा और प्रोड्यूस करेगा उतनी क्वांटिटी ऑफ जीन जितनी हमें चाहिए। दिस प्रोसेस इज फंडामेंटल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी एंड रिसर्च। ये जो प्रोसेस है हमारा क्लोनिंग ऑफ वेक्टर का, ये एक इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल प्रोसेस है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर और रिसर्च के अंदर। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 12 के। चैप्टर नंबर 13 देखते हैं। 13 का पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एलिजा, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एलिजा, राइट द प्रिंसिपल ऑफ एलिजा। तो एलिजा के बारे में जितना इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए वो सारी ही इस क्वेश्चन में पूछ ली गई है। सबसे पहले आपको डिफाइन करना है कि एलिजा है क्या। ठीक है, एलिजा क्या है, फिर उसमें कितने टाइप के एलिजा पाए जाते हैं, कौन कौन से डिफरेंट टाइप के एलिजा हैं वो बताने हैं, फिर इनके क्या क्या प्रिंसिपल हैं वो बताने हैं। तो एलिजा के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपको वो सारी कुछ इसमें पूछी गई है। ठीक है, तो एलिजा के ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप चूकेंगे नहीं लिखने से। देख लेते हैं इसका आंसर। एलिजा और एंजाइम लिंक्ड अमीनो सॉर्बेंट एसे, ये इसकी फुल फॉर्म है। दिस पावरफुल टेक्निक इज वाइडली यूज्ड इन लेबोरेटरीज टू डिटेक्ट एंड क्वांटिफाई प्रोटीन, हार्मोन्स एंड एंटीबॉडीज इन अ सैंपल। सो हाउ डज इट वर्क। सॉरी, देखो एलिजा क्या है, एलिजा है एंजाइम लिंक्ड अमीनो सॉर्बेंट एसे, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये एक टाइप का पावरफुल टेक्निक है जो कि लेबोरेटरीज के अंदर यूज करी जाती है कि ये डिटेक्ट कर सके क्वांटिफाई ऑफ प्रोटीन्स, हार्मोन्स और एंटीबॉडीज को किसी भी सैंपल के अंदर। मतलब किसी भी सैंपल के अंदर हम लेबोरेटरीज में डिटेक्ट कर सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ प्रोटीन या हार्मोन या एंटीबॉडीज मिल रही हैं उस सैंपल के अंदर। तो उस टेक्निक को हम बोलते हैं एलिजा। पर ये टेक्निक कैसे काम करती है वो देख लेते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ एलिजा इज बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक बाइंडिंग ऑफ एन एंटीजन टू एन एंटीबॉडी। जो इसका प्रिंसिपल है एलिजा का वो बेस्ड है स्पेसिफिक बाइंडिंग ऑफ एंटीजन टू एन एंटीबॉडी, कि एंटीजन एंटीबॉडी से कैसे बाइंड कर रहा है उस पर इसका प्रिंसिपल बेस्ड है। द प्रोसेस बिगिन विद द immobilizing an antigen on a solid surface typically in a microplate। इसका जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होता है कि जो भी एक सॉलिड सरफेस पे एंटीजन है, जैसे कि माइक्रोप्लेट पे अगर हम एक एंटीजन को डालें उसको इमोबलाइज कर दें, वहां से स्टार्ट होगा इसका प्रोसेस। व्हेन अ सैंपल कंटेनिंग एंटीबॉडीज एडेड दे बाइंड टू एन एंटीजन इफ प्रेजेंट। अगर उस सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट है तो उस माइक्रोप्लेट पे हम डालेंगे एक सैंपल जिसमें एंटीबॉडी ऐड करी जाएंगी और वो एंटीबॉडी ऐड करेंगे तो वो एंटीजन जो प्रेजेंट है वो उसके साथ बाइंड कर जाएंगे। नेक्स्ट अ सेकेंडरी एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी इज इंट्रोड्यूस्ड। फिर जो हम एक सेकेंडरी एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी होगी उसको भी इंट्रोड्यूस कराएंगे विच बाइंड टू दी प्राइमरी एंटीबॉडी। फिर जो सेकेंडरी एंटीबॉडी हमने डाली है वो प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ बाइंड करेगी। आफ्टर वॉशिंग अवे अनबाउंड कंपोनेंट अ सबस्ट्रेट ऑफ एंजाइम इज एडेड। फिर हम जो भी अनबाउंड कंपोनेंट है उसको वॉश कर लेंगे और एक एंजाइम सबस्ट्रेट को ऐड करेंगे। द एंजाइम रिएक्ट विद द सबस्ट्रेट टू प्रोड्यूस अ मेजरेबल सिग्नल आफ्टर ऑफ वन अ कलर चेंज। जो हमने ऐड किया है एंजाइम वो रिएक्ट करेगा सबस्ट्रेट के साथ और प्रोड्यूस करेगा कुछ मेजरेबल सिग्नल्स को, जैसे कि कलर चेंज हो सकता है उसका। द इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल कोरिलेट विद द अमाउंट ऑफ टारगेटेड सब्सटेंस इन योर सैंपल। जो सैंपल में हमने टारगेटेड सब्सटेंस हमें अमाउंट चाहिए था वो हमें उसके सिग्नल्स बताएंगे या फिर उसका जो कलर आएगा वो बताएगा कि हाँ तुम्हें अमाउंट ऑफ सैंपल मिला है या नहीं मिला है। ठीक है, तो ये किस तरीके से वर्क करता है क्या प्रिंसिपल है वो देख लिया। अभी कितने टाइप्स के होते हैं वो देख लेते हैं। द डिफरेंट टाइप ऑफ एलिजा। फर्स्ट अप डायरेक्ट एलिजा। सबसे पहले होता है हमारे पास डायरेक्ट एलिजा वेयर एन एंटीजन इज कोटेड डायरेक्टली onto the plate and detected by label antibody। जो डायरेक्ट एलिजा होता है वो डायरेक्टली कोटेड होता है प्लेट के अंदर और डिटेक्ट होता है एक लेबल एंटीबॉडी के अंदर। इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड बट लेस सेंसिटिव। ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है बट सेंसिटिव बहुत कम होता है ये। नेक्स्ट हमारे पास इनडायरेक्ट एलिजा। हियर द प्राइमरी एंटीबॉडी बाइंड टू द एंटीजन फर्स्ट फॉलोड बाय सेकेंडरी एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी। जो इनडायरेक्ट एलिजा है उसमें जो प्राइमरी एंटीबॉडी है वो एंटीजन के साथ सबसे पहले बाइंड होगी, फिर साथ ही साथ जो सेकेंडरी एंजाइम एंटीबॉडी होगी वो भी लिंक हो जाएगी। दिस मेथड एनहेंस सेंसिटिविटी एंड अलाउ फॉर मल्टीपल डिटेक्शन। इसमें सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है और मल्टीपल डिटेक्शन को अलाउ करता है ये। देन वी हैव सैंडविच एलिजा। नेक्स्ट हमारे पास एक सैंडविच एलिजा विच इज आइडियल ऑफ डिटेक्टिंग एंटीजन विद मल्टीपल बाइंडिंग साइट। ये जो सैंडविच एलिजा है वो एक आइडियल है डिटेक्ट करने के लिए कि कितने मल्टीपल बाइंडिंग साइट के अंदर एंटीजन है। इन दिस फॉर्मेट एन एंटीबॉडी इज कोटेड ऑन द प्लेट फर्स्ट कैप्चरिंग द टारगेट एंटीजन बिफोर इट डिटेक्टेड बाय अनदर लेबल्ड एंटीबॉडी। इसमें क्या होता है, इसमें एक फॉर्मेट होता है कि जो एक एंटीबॉडी है वो सबसे पहले कोट करेगी प्लेट में और कैप्चर करेगी जो भी टारगेटेड एंटीजन है किसी और लेबल एंटीबॉडी से पहले। ठीक है, लास्टली देयर इज कॉम्पिटिटिव एलिजा। लास्ट हमारे पास है कॉम्पिटिटिव एलिजा। इन दिस एसे बोथ फ्री और बाउंड एंटीजन कंप्लीट फॉर बाइंडिंग साइट ऑन अ लिमिटेड नंबर ऑफ एंटीबॉडी। जो ये एलिजा है ये दोनों साइड जो फ्री और बाउंड एंटीजन है वो कंप्लीट बाइंड करेंगे एक लिमिटेड साइड ऑफ एंटीबॉडी नंबर पर। द अमाउंट ऑफ सिग्नल इनवर्सली कोरिलेट विद द कंसंट्रेशन ऑफ टारगेट। जो अमाउंट ऑफ सिग्नल आपका बनेगा वो इनवर्सली कोरिलेट करेगा आपका कंसंट्रेशन ऑफ टारगेट के साथ। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंट टाइप के एलिजा थे। एलिजा के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो सब कुछ इस क्वेश्चन में दी गई है। नेक्स्ट है आपका व्हाई इज पीसीआर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग। पीसीआर को ही क्यों यूज किया जाता है डीएनए सीक्वेंसिंग प्रोसेस के अंदर, तो ये आपको बताना है। तो पीसीआर क्या है पहले आपको पता होना चाहिए। आंसर देख लेते हैं। पीसीआर और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज अ क्रूशियल टेक्निक इन द डीएनए सीक्वेंसिंग। पीसीआर जिसको हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोलते हैं वो एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है डीएनए सीक्वेंसिंग के अंदर। फर्स्ट ऑफ पीसीआर
एम्पलीफाइज स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस। सबसे पहले तो अगर हम बात करें पीसीआर की, तो पीसीआर एम्पलीफाई करता है स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट्स को। व्हेन यू आर सीक्वेंसिंग डीएनए यू ऑफन स्टार्ट विद अ वेरी स्मॉल सैंपल। जब भी आप किसी डीएनए में सीक्वेंसिंग कर रहे हैं तो आप सबसे पहले छोटे से सैंपल से स्टार्ट करते हैं। पीसीआर अलाउ अस टू मेक मिलियन ऑफ कॉपीज ऑफ दैट डीएनए इंश्योरिंग वी हैव इनफ मटेरियल टू वर्क विद। क्या है, पीसीआर ये इंश्योर करता है कि हमें किसी भी डीएनए की मिलियन ऑफ कॉपीज बना सकें, बट हमें बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए वो हमारे पास इनफ होना चाहिए। थिंक ऑफ इट एज टर्निंग अ विस्पर इनटू अ शाउट। आप इसको सोच सकते हैं कि अगर हम किसी के कान में बिल्कुल विस्प कर रहे हैं, बिल्कुल धीरे से बात कर रहे हैं और वो बिल्कुल शाउट की तरह सुनाई दे, मतलब हमने छोटा सा कुछ डाला और हमें मिलियन ऑफ डीएनए मिल गए, कहने की बात ये है। ठीक है, नेक्स्ट, पीसीआर इज हाईली स्पेसिफिक। जो पीसीआर है वो बहुत स्पेसिफिक है। इट यूज शॉर्ट सीक्वेंसेस कॉल्ड प्राइमर्स दैट बाइंड टू द टारगेट डीएनए। इसमें शॉर्ट सीक्वेंस्ड प्राइमर्स को यूज करते हैं जो कि डीएनए के साथ बाइंड करती है। दिस स्पेसिफिसिटी इंश्योर्स दैट ओनली दैट डिजायर रीजन इज एम्पलीफाइड, मिनिमाइजिंग एरर एंड मैक्सिमाइजिंग एक्यूरेसी, की फैक्टर्स फॉर रिलायबल सीक्वेंसिंग रिजल्ट। क्या है, ये जो स्पेसिफिसिटी है ये इंश्योर करती है कि डिजायर नंबर ऑफ जो सीक्वेंसिंग डीएनए है, टारगेटेड डीएनए है, उसी को ही एम्पलीफाई किया जाए। और ये इंश्योर करता है कि एरर बड़ा कम हो इसमें और एक्यूरेसी ज़्यादा बनी रहे और रिलायबल सीक्वेंसिंग रिजल्ट उनको मिले। मोर ओवर पीसीआर इज रैपिड। अगर हम देखें तो पीसीआर जो है वो बहुत रैपिड प्रोसेस है, बहुत तेज़ वाला प्रोसेस है। द एंटायर एम्पलीफिकेशन प्रोसेस कैन बी कॉम्प्लिकेटेड इन जस्ट अ फ्यू आवर। जो हम पूरे एम्पलीफिकेशन प्रोसेस को अगर देखें तो बस कुछ ही घंटों में ये कंप्लीट हो जाता है। दिस स्पीड इज क्रिटिकल इन रिसर्च एंड क्लीनिंग सेटिंग्स वेयर टाइमली रिजल्ट कैन बी मेक अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। क्या है, जो इसकी स्पीड है यही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रिसर्च के अंदर, क्योंकि क्लिनिकल सेटिंग के अंदर इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहाँ पे आपको महीनों में रिजल्ट मिलेगा वहाँ ये घंटों में रिजल्ट दे देता है, तो ये इसको डिफरेंट बनाता है। अनदर पॉइंट टू कंसिडर इज द वर्सटैलिटी ऑफ पीसीआर। ये बहुत वर्सटाइल है। इट कैन बी अडेप्टेड फॉर वेरियस टाइप ऑफ सीक्वेंसिंग मेथड, वेदर इट सेंगर सीक्वेंसिंग और नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। ये अडेप्ट हो सकता है डिफरेंट टाइप की सीक्वेंसिंग मेथड के अंदर, जैसे कि सेंगर सीक्वेंसिंग या फिर नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। दिस अडेप्टेबिलिटी मेक इट एन indispensable tool across many fields of genetics and molecular biology। ये जो अडेप्टेबिलिटी है इसके अंदर कि ये दूसरी जनरेशन सीक्वेंसिंग को या फिर सेंगर सीक्वेंसिंग को अडेप्ट कर ले, ये इसको एक अच्छा टूल बना देता है माइक्रोबायोलॉजी और जेनेटिक्स के अंदर। फाइनली पीसीआर इज कॉस्ट इफेक्टिव। अगर हम देखें पीसीआर को तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। बाय जनरेटिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डीएनए फ्रॉम मिनिमाइजिंग स्टार्टिंग मटेरियल इट रिड्यूसेस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट। क्या है, अगर हमें लार्ज नंबर ऑफ डीएनए चाहिए तो उसमें मिनिमल मटेरियल हमें रिक्वायर्ड होता है, जिसकी वजह से इसकी जो कॉस्ट है वो भी कम होती है। दिस असेसिबिलिटी ओपन डोर्स फॉर मोर रिसर्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन टू पार्टिसिपेट इन द जीनोमिक स्टडीज। जो ये कॉस्ट इसकी इतनी कम आती है, इसी की वजह से इसको इतना असेसिबल बना दिया जाता है कि भाई डिफरेंट टाइप के इंस्टीट्यूट भी जीनोम स्टडीज में पार्टिसिपेट कर सकें, क्योंकि इसमें ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। देख लेते हैं क्या है। व्हाट इज द मेन सदर्न ब्लॉटिंग, राइट ईच स्टेप। मेन सदर्न ब्लॉटिंग है क्या और इसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो आपको लिखना है। आंसर देखते हैं। द सदर्न ब्लॉटिंग इज अ पावरफुल टेक्निक यूज्ड टू डिटेक्ट स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस विद इन अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। क्या है, सदर्न ब्लॉटिंग एक पावरफुल टेक्निक है जिसको हम यूज करते हैं डीएनए सीक्वेंस को डिटेक्ट करने के लिए, कुछ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को डिटेक्ट करने के लिए किसी भी कॉम्प्लेक्स मिक्सचर के अंदर। मतलब ये एक पावरफुल टेक्निक है जिसके माध्यम से हम कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है और उस कॉम्प्लेक्स मिक्सचर के अंदर हमें स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए को डिटेक्ट करना है, तो हम इसके द्वारा उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ये वो टेक्निक है। अब इसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है वो देख लेते हैं। लेट्स ब्रेक डाउन द प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट यू हैव स्टार्ट विद डीएनए सैंपल। आप अगर आप ये प्रोसेस करेंगे तो सबसे पहले आपको डीएनए सैंपल चाहिए, तभी तो डिटेक्ट करेंगे आप। दिस कुड बी फ्रॉम एनी सोर्स लाइक ब्लड और टिश्यू। द गोल इज टू आइसोलेट द डीएनए यू वांट टू स्टडी। क्या है, आप ये जो डीएनए सैंपल ले रहे हैं वो कहीं से भी ले सकते हैं, चाहे वो ब्लड से ले रहे हो या टिश्यू से ले रहे हो। बस आपका गोल ये है कि आपको वो डीएनए को आइसोलेट करना है स्टडी करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट यू परफॉर्म रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। नेक्स्ट आपके पास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन करना पड़ेगा आपको। दिस इन्वॉल्व कटिंग द डीएनए इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट यूजिंग स्पेसिफिक एंजाइम्स। इसके अंदर बताऊं क्या होता है कि आपको जो डीएनए है उसको कट करना पड़ेगा छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के अंदर कुछ एंजाइम्स को यूज करके। दिस स्टेप इज क्रूशियल बिकॉज इट हेल्प सेपरेट द डीएनए बेस्ड ऑन द साइज। ये जो स्टेप होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि यही आपको हेल्प करता है डीएनए को स्मॉल साइज में सेपरेट करने के लिए। आफ्टर डाइजेशन यू मूव टू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। डाइजेशन के बाद जब आप काट लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप होता है आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। हेयर यू लोड योर डीएनए फ्रेगमेंट इनटू जेल एंड अप्लाई एन इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे आप क्या करते हैं कि जो आपने डीएनए फ्रेगमेंट निकाला है उसको जेल के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं और एक इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं उस पर। द फ्रेगमेंट विल माइग्रेट थ्रू द जेल सेपरेटिंग बेस्ड ऑन द साइज। स्मॉलर फ्रेगमेंट मूव फास्टर देन लार्जर वन। जो फ्रेगमेंट हैं वो माइग्रेट करेंगे जेल से अलग हो जाएंगे और सेपरेट होंगे उसके साइज के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरीके से वो सेपरेट होंगे। जितने स्मॉलर फ्रेगमेंट होंगे वो जल्दी सेपरेट हो जाएंगे और लार्ज होंगे वो थोड़ा टाइम लेंगे सेपरेट होने के लिए। वंस इलेक्ट्रोफोरेसिस इज कंप्लीटेड इट टाइम्स टू ट्रांसफर। जैसे ही आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस कंप्लीट हो जाएगा तो वो टाइम आ जाएगा कि आप उसको ट्रांसफर करेंगे। यू
carefully transfer the separated DNA fragment from the gel onto a membrane usually made up of nylon or nitrocellulose। क्या है, जैसे ही आपका मटेरियल सेपरेट हो गया, डीएनए फ्रेगमेंट्स को आप फिर एक मेम्ब्रेन के ऊपर डालेंगे जो कि नायलॉन की बनी हो या फिर नाइट्रोसेल्यूलोज की बनी हो। दिस स्टेप प्रिजर्व द पैटर्न ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट फॉर फर्दर एनालिसिस। ये स्टेप प्रिजर्व करता है कि डीएनए फ्रेगमेंट को फर्दर एनालाइज कर सके इस जगह पर। नाउ कम टू हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा आपका हाइब्रिडाइजेशन। यू कैन इनक्यूबेट द मेम्ब्रेन विद अ लेबल प्रोब दैट कॉम्प्लीमेंट्री टू योर टारगेटेड डीएनए सीक्वेंसेस। क्या है, आपका जो इंक्यूबेट किया है आपने मेम्ब्रेन को, उसमें लेबल प्रोब लगा के कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो भी आपको टारगेट सीक्वेंस चाहिए वो आप बना सकते हैं। ठीक है, द प्रॉब्लम कैन बी रेडियो एक्टिव और फ्लोरेसेंट, allowing you to visualize where your target sequence is located। सॉरी, प्रॉब्लम नहीं, द प्रोब, दिस प्रोब, ये प्रोब है जहाँ पे आप रेडियो एक्टिव या फ्लोरेसेंट को यूज करके अलाउ करेंगे कि आप विजुअलाइज कर सकें अपने टारगेटेड सीक्वेंस को, सीक्वेंस ऑफ डीएनए को, कि वो कहाँ पे लोकेट है। ठीक है, आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन यू वॉश अवे योर अनबाउंड प्रोब्स टू इंश्योर स्पेसिफिसिटी। जैसे ही आपका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा तो आप उसको वॉश करेंगे और अनबाउंड प्रोब्स को निकाल देंगे और अपना स्पेसिफिसिटी को इंश्योर करेंगे। द नेक्स्ट स्टेप इज डिटेक्शन। जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें आप डिटेक्शन करेंगे डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ लेबल यूज्ड। यू आइदर एक्सपोज द मेम्ब्रेन टू एक्सरे फिल्म और यूज इमेजिंग टेक्निक्स टू विजुअलाइज द अनबाउंड प्रोब। क्या है, आपने क्या लेबलिंग उस पर की है उस पर डिपेंड करेगा कि आप उस मेम्ब्रेन को एक्सरे फिल्म में या फिर दूसरी इमेजिंग टेक्निक के अंदर विजुअलाइज करें उसके डिफरेंट टाइप के बाउंड प्रोब्स को। फाइनली एनालाइज योर रिजल्ट। आप फिर एनालाइज करेंगे उसको। यू कैन सी बैंड्स ऑन द मेम्ब्रेन दैट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ योर टारगेट डीएनए सीक्वेंस। फिर आप उसको जब विजुअलाइज करेंगे तो आपको इंडिकेट होगा कि आपने जो टारगेट डीएनए सीक्वेंस चाहिए था वो प्रेजेंस है या नहीं है। दिस इन्फॉर्मेशन कैन हेल्प इन वेरियस एप्लीकेशन लाइक जेनेटिक्स रिसर्च, डायग्नोसिस एंड फॉरेंसिक साइंस। जो ये टूल है ये एप्लीकेशन को जेनेटिक रिसर्च, डायग्नोस्टिक और फॉरेंसिक साइंस में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 15। 15 का पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ टीआई प्लाज्मिड इन द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट। आपको डिस्क्राइब करना है कि टीआई प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है ट्रांसजेनिक प्लांट के प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, आंसर देखते हैं। पहले आप हेडिंग डालेंगे, द टीआई प्लाज्मिड्स एंड देयर क्रूशियल रोल इन क्रिएटिंग ट्रांसजेनिक प्लांट्स। द टीआई प्लाज्मिड और ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड इज अ क्रूशियल डीएनए मॉलिक्यूल फाउंड इन द बैक्टीरियम आर्गोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिन्स। क्या है, जो टीआई प्लाज्मिड जिसको हम ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड भी बोलते हैं, वो एक सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है जो कि बैक्टीरिया के अंदर मिलता है। उस बैक्टीरिया का नाम है आर्गोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिन्स। These plasmid is essential because it facilitates the transfer of genetic material into plant cells, a process that allows scientists to engineer plant with desired traits। क्या है, ये जो टीआई प्लाज्मिड है ये एसेंशियल है क्योंकि ये फैसिलिटेट करता है कि ये ट्रांसफर कर सके जेनेटिक मटेरियल को एक प्लांट सेल के अंदर, और ये प्रोसेस साइंटिस्ट को अलाउ करता है कि प्लांट इंजीनियरिंग कर सकें और डिजायर ट्रेट्स को स्टडी कर सकें। सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ टीआई प्लाज्मिड? तो स्ट्रक्चर क्या है टीआई प्लाज्मिड का वो देख लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट्स, टीडीएनए रीजन एंड द virulence region। The tDNA is segment that get transferred into the plant genome। क्या है, ये दो मेन पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है। पहला है आपका tDNA रीजन, दूसरा है आपका वायरुलेंस रीजन। ठीक है, जो tDNA रीजन है, सेगमेंट है, वो ट्रांसफर होता है प्लांट जीनोम के अंदर, जबकि जो वायरुलेंट जीन है वो हेल्प करता है बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए प्लांट को, या और इनिशिएट करता है इसको ट्रांसफर होने के लिए। ठीक है, The tDNA is the segment that get transferred into the plant genome। जो tDNA segment है वो ट्रांसफर होती है प्लांट जीनोम के अंदर, while the virulent gene help the bacterium infect the plant and initiate the transfer। जबकि जो वायरुलेंट जीन है वो हेल्प करता है बैक्टीरिया को कि वो इन्फेक्ट हो और इन्फेक्ट करे प्लांट को और इनिशिएट करे ट्रांसफर प्रोसेस को। नाउ व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? बट ये इंपॉर्टेंट क्यों है वो देख लेते हैं। बाय हार्नेसिंग दिस नेचुरल मैकेनिज्म रिसर्चर्स कैन इंट्रोड्यूस स्पेसिफिक जीन्स इनटू प्लांट्स। अगर हम ये नेचुरल प्रोसेस को पढ़ते हैं तो उसमें रिसर्चर्स क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस कर सकेंगे कुछ स्पेसिफिक जीन्स को प्लांट के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए दिस मीन्स वी कैन क्रिएट क्रॉप्स दैट कैन बी रेजिस्टेंट टू पेस्ट, टॉलरेंट टू हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस और एनहेंस इन न्यूट्रिशनल वैल्यूज। क्या है, इसका मतलब ये है अगर हम ये टेक्निक यूज़ करें तो इससे हम डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स अपनी मर्जी की बना सकते हैं, जैसे कि जो पेस्ट से रेजिस्टेंट हो क्रॉप का वैसी क्रॉप बना सकते हैं, और जो हार्श एनवायरनमेंट को भी टॉलरेट कर सके वैसी क्रॉप बना सकते हैं इनको यूज़ करके। कंडीशंस और एनहेंस दी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़, और जो प्लांट हम बना रहे हैं, क्रॉप बना रहे हैं, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को भी एनहेंस कर सकते हैं हम इस टेक्निक को यूज़ करके। इमेजिन अ टोमेटो दैट कैन विथस्टैंड ड्राफ्ट और राइज एंड रिच विद विटामिन। इमेजिन करो आप कि हम ऐसे टोमेटो को बना रहे हैं जो ड्राफ्ट के अंदर भी विथस्टैंड कर सके, सूखे में भी उग सके। ठीक है, और कुछ राइजेस ऐसे बना रहे हैं, चावल ऐसे बना रहे हैं जो विटामिन में बहुत एनरिच हों। तो ये टेक्निक को यूज़ करके हम डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स को उगा सकते हैं अपनी मर्जी से कि हाँ भाई किस टाइप का हमें क्रॉप चाहिए। द ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोड्यूस्ड थ्रू टीआई प्लाज्मिड हैव revolutionized agriculture leading to increased yield and reduced reliances
ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स। क्या है, जो ट्रांसजेनिक प्लांट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं टीआई प्लाज्मिड के थ्रू, वो हम रिवलाइज्ड एग्रीकल्चर में बड़ा यूज होता है और ये इंक्रीज करता है हमारी ईल्ड को भी, कि भाई हमारे जो प्रोडक्शन है उसको भी बढ़ाता है, और जो हम केमिकल पेस्टिसाइड्स के ऊपर बिल्कुल रिलायबल हैं उससे भी हमें छुटकारा पहुंचाता है। दे प्ले अ क्रिटिकल रोल इन फूड सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस लाइक हंगर एंड क्लाइमेट चेंज। क्या है, ये अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फूड सिक्योरिटी के अंदर, सस्टेनेबिलिटी के अंदर भी, और ग्लोबल चैलेंजेस को भी, जैसे हंगर या क्लाइमेट चेंज के अंदर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट आर ट्रांसजेनिक प्लांट। सबसे पहले तो आपको बताना है ट्रांसजेनिक प्लांट होते क्या हैं। डिस्क्राइब द टेक्निक ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस मेडिकेटेड ट्रांसमिशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट। फिर आपको डिस्क्राइब करना है कि जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेरेस की मेडिकेटेड टेक्निक है ट्रांसफर करने के लिए और डेवलप करने के लिए ट्रांसजेनिक प्लांट को, वो क्या है और किस तरीके से वो टेक्निक होती है, वो बताना है। सेम ही वैसे तो कुछ डिफरेंस नहीं है, बट लिखने का तरीका बदल जाता है कि कैसे आंसर को रिप्रेजेंट करना है, वो देख लेते हैं। ठीक है, द ट्रांसजेनिक प्लांट आर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट दैट हैव डीएनए ऑफ अनदर स्पीशीज इंसर्टेड इनटू देयर जीनोम। जो ट्रांसजेनिक प्लांट है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट होते हैं जिसके अंदर जो डीएनए होता है वो दूसरी स्पीशीज का इंसर्ट कर देता है जीनोम के अंदर। दिस प्रोसेस अलाउ साइंटिस्ट टू एनहांस सर्टेन ट्रेट्स लाइक पेस्ट रेजिस्टेंट, ड्रॉप टॉलरेंस एंड इंप्रूव न्यूट्रिशनल वैल्यू। यही जो टेक्निक है, ये प्रोसेस है, ये साइंटिस्ट को अलाउ करता है कि वो डिज़ायरेबल ट्रेड्स को एनहेंस कर सकें किसी भी प्लांट के अंदर, ट्रांसजेनिक प्लांट के अंदर, और उनको पेस्ट रेजिस्टेंट बना सकें या फिर ऐसे बना सकें वो सूखे में भी टॉलरेट कर सकें खुद को, और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को भी बढ़ा सकें। ये साइंटिस्ट को अलाउ करता है ये प्रोसेस। ठीक है, तो ट्रांसजेनिक प्लांट क्या है, ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हैं जिसमें डीएनए दूसरी स्पीशीज़ का इंसर्ट किया जाता है उसके जीनोम के अंदर। One of the most effective method of creating these transgenic plant is through use of Agrobacterium tumefaciens। एक मोस्ट इफेक्टिव मेथड है ये ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने का। कैसे हम यूज कर सकते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस को, और ये बना सकते हैं। दीज सॉइल बैक्टीरियम हैज अ यूनिक एबिलिटी टू ट्रांसफर देयर ओन डीएनए इनटू द प्लांट सेल, मेकिंग इट अ पावरफुल टूल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये जो सॉइल बैक्टीरिया है ये एक यूनिक एबिलिटी रखता है कि ये अपना जो खुद का डीएनए है उसको प्लांट के अंदर ट्रांसफर कर दे, और ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर अपना एक पावरफुल टूल की तरह काम करता है। सो हाउ डज इट वर्क, पर ये काम कैसे करता है वो कैसे पता चलेगा, तो वो देख लेते हैं कैसे करता है। फर्स्ट द साइंटिस्ट आइसोलेट द जीन ऑफ द इंटरेस्टेड दैट दे कैन वांट टू इंट्रोड्यूस इनटू द प्लांट। सबसे पहले तो साइंटिस्ट आइसोलेट करेंगे जीन को, जो भी उनका इंटरेस्ट का जीन होगा उसको आइसोलेट करेंगे और उसको इंट्रोड्यूस करेंगे प्लांट के अंदर। दिस जीन इज देन इंसर्टेड इनटू अ प्लाज्मिड, एसेंशियली अ स्मॉल सर्कुलर पीस दैट कैन बी एग्रोबैक्टीरियम कैरी। देखो पहला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम ही है, बट लिखने का तरीका थोड़ा सा बदला हुआ है, पर मैंने इस वजह से दोबारा रिपीट कर रही हूँ ताकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहे। ठीक है, तो ये भी टीआई प्लाज्मिड के द्वारा ही हो रहा है ना। तो क्या है इसमें, क्या करेगा साइंटिस्ट, फिर वो जीन है उसको इंसर्ट करेगा प्लाज्मिड के अंदर। प्लाज्मिड क्या है, एक स्मॉल सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए है एग्रोबैक्टीरियम के अंदर, दैट कैन कैरी द मॉडिफाइड प्लाज्मिड इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द एग्रोबैक्टीरियम सेल्स व्हिच नाउ कंटेन द डिजाइन जीन। और वो जो मॉडिफाइड प्लाज्मिड इन्होंने बनाई उसको इंट्रोड्यूस करेगा एग्रोबैक्टीरियम सेल के अंदर, और वो कंटेन करेगा डिजायर्ड जीन को। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप कम क्रूशियल स्टेप, एग्रोबैक्टीरियम इज यूज द इन्फेक्ट प्लांट सेल। जो भी इन्फेक्ट प्लांट सेल होंगे उसमें भी एग्रोबैक्टीरियम को यूज किया जाएगा। व्हेन द बैक्टीरियम कम इनटू कांटेक्ट विद अ प्लांट इट ट्रांसफर इट्स डीएनए अलोंग विद द इंसर्टेड जीन इनटू द प्लांट जीनोम। जैसे ही अगर हम इस बैक्टीरियम को किसी भी प्लांट के साथ कांटेक्ट में लेके जाते हैं तो ये अपना डीएनए को ट्रांसफर कर देता है और इंसर्ट कर देता है प्लांट के जीनोम के अंदर। दिस प्रोसेस कैन अकर इन वेरियस प्लांट टिश्यू इंक्लूडिंग डेफ्ट डिस्क, लीफ डिस्क और इवन होल सीलिंग। ये जो प्रोसेस है ये हम डिफरेंट टाइप के टिश्यूज और प्लांट्स के अंदर यूज कर लेते हैं, चाहे वो हम लीफ डिस्क के थ्रू करें या फिर पूरी की पूरी सीडिंग के थ्रू करें। आफ्टर इन्फेक्शन द प्लांट सेल आर कल्चर्ड इन एन कंट्रोल एनवायरमेंट वेयर दे कैन रीजनरेट इनटू होल प्लांट। जैसे ही इन्फेक्शन हो जाता है इसमें इंसर्ट कर देते हैं, वैसे ही प्लांट को एक कंट्रोल एनवायरमेंट में कल्चर किया जाता है और उसको रीजनरेट करा जाता है पूरे प्लांट के अंदर। दिस रीजनरेशन प्लांट नाउ कैरी द न्यू जेनेटिक मटेरियल मेकिंग दम ट्रांसजेनिक। यही जो नया प्लांट बना है आपका पूरा का पूरा, यही रीजनरेटेड प्लांट नए जेनेटिक मटेरियल को कैरी करेगा और नया प्लांट बन जाएगा जिसको हम ट्रांसजेनिक प्लांट बोलेंगे। द रिजल्ट, द प्लांट कैन थ्रीव इन कंडीशंस वेयर ट्रेडिशनल वेराइटीज माइट फेल। जो आपने ट्रांसजेनिक प्लांट बना दिया है ये उन कंडीशंस में भी खुद को खड़ा रखेगा जिसमें जो नॉर्मल प्लांट्स हैं वो फेल कर जाते हैं। दिस टेक्निक नॉट ओनली रिवोल्यूशनाइज्ड एग्रीकल्चर बट ऑल्सो होल्ड प्रोमिसेस टू द फूड सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ये जो टेक्निक है ये सिर्फ एग्रीकल्चर में ही काम नहीं आती है बल्कि ये भी प्रॉमिस करती है कि फूड की सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी बनी रहे। ठीक है, तो ये ट्रांसजेनिक और टीआई प्लाज्मिड ही इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है और इसको लिखने का तरीका दो तरीके से मैंने बता दिया आपको। ठीक है, नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 16 जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, डिस्क्राइब द जीनोम
एडिटिंग प्रोसेस बाय यूजिंग CRISPR-Cas9 सिस्टम। आपको डिस्क्राइब करना है जीनोम एडिटिंग प्रोसेस को CRISPR-Cas सिस्टम को यूज़ कर कि किस तरीके से जीनोम एडिटिंग प्रोसेस होता है CRISPR-Cas सिस्टम को यूज़ करके, ये बताना है। आंसर देखते हैं। जीनोम एडिटिंग यूजिंग CRISPR-Cas सिस्टम, हेडिंग डालेंगे पहले। सो व्हाट एग्जैक्टली इज CRISPR-Cas9? सबसे पहले तो एग्जैक्टली CRISPR-Cas9 है क्या, पहले तो वो पता होना चाहिए, तब तो आप इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। इट इज़ अ रिवोल्यूशनाइज्ड टूल दैट अलाउ साइंटिस्ट टू मेक प्रीशियस चेंज टू द DNA। जो CRISPR-Cas9 है वो एक रिवोल्यूशनरी टूल है जो कि अलाउ करता है साइंटिस्ट को कि वो प्रीशियस चेंज अपना DNA के अंदर कर सकें। थिंक ऑफ इट एज अ पेयर ऑफ मॉलिक्यूल सीजर्स दैट कैन कट DNA एट अ स्पेसिफिक लोकेशंस। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये पेयर ऑफ सीजर है, कैची टाइप में है, और जहाँ भी स्पेसिफिक लोकेशन में DNA को कट चाहिए वहाँ पे ये कट लगाती है और सेम मॉलिक्यूलर बनाती है। द प्रोसेस स्टार्ट विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट जीन सीक्वेंस यू वांट टू एडिट। ये प्रोसेस स्टार्ट होता है वहाँ से जहाँ पे आपको एडिटिंग करनी है, उस सीक्वेंस ऑफ DNA को टारगेट करो और वहीं पे कट लगाओ। दिस कुड बी अ फॉल्टी जीन लिंक टू अ डिसीज। आप जैसे ये जीन में कट लगा रहे हैं, आपने ये सीक्वेंस ले लिया कि भाई इस सीक्वेंस पे इस जगह पे हमें कट लगाना है, तो ये जरूरी नहीं कि हम अच्छा वाला जीन काट रहे हैं, शायद ये फॉल्टी जीन हो जो हमें एक डिसीज पैदा करके दे रहा हो, बीमारी दे रहा हो। नेक्स्ट साइंटिस्ट इज डिजाइंड अ शॉर्ट RNA सीक्वेंस कॉल्ड अ गाइड RNA और gRNA विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द टारगेट DNA। जो नेक्स्ट था कि साइंटिस्ट ने एक शॉर्ट RNA को डिजाइन कर दिया सीक्वेंस के अंदर, जिसको गाइड RNA या gRNA भी बोलते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री टारगेट DNA के अंदर इंट्रोड्यूस किया। दिस gRNA इज क्रूशियल बिकॉज इट गाइड द Cas9 एंजाइम टू एग्जैक्ट स्पॉट इन द जीनोम दैट नीड्स एडिटिंग। ये जो Cas9 को हेल्प करता है गाइड करने के लिए gRNA कि किस स्पॉट पे तुम्हें जीनोम एडिटिंग करनी है। ठीक है, वंस द gRNA बाइंड्स टू द टारगेट DNA, जैसे ही एक gRNA गाइड RNA बाइंड कर देता है टारगेट DNA के साथ, द Cas9 एंजाइम स्वीप्स इन एंड मेक अ कट ऑफ DNA स्ट्रैंड। जैसे ही gRNA बाइंड कराया टारगेट DNA के साथ, वैसे ही जो Cas9 एंजाइम है वो कट लगाएगा उस DNA स्ट्रैंड के ऊपर जो एडिट करना है। दिस ब्रेक इन द DNA ट्रिगर द सेल्स नेचुरल रिपेयर मैकेनिज्म। जो ब्रेक लगाया हमने DNA के अंदर वो ट्रिगर करता है सेल को नेचुरली कि वो खुद को रिपेयर मैकेनिज्म में डाल दे। हियर वेयर इट गेट इंटरेस्टिंग, यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग होता है। द सेल कैन आइदर रिपेयर और ब्रेक द stitching that end back together, which often leads the error or can detect the gene. This is called non-homologous joining. यहीं पे क्या होता है कि DNA या सेल खुद को रिपेयर भी कर सकता है उस जगह पे, या फिर जो स्टिचिंग होनी है रिपेयरिंग की उसको भी रोक सकता है, और यहाँ पे क्या होगा, जो एरर लीड करेगा वो नहीं होगा, और जो डिटेक्शन ऑफ जीन होगी वो होगी, और उसी को हम नॉन होमोलोगस जॉइनिंग एंड जॉइनिंग कहते हैं। Alternatively, scientists can introduce a piece of donor DNA along with a CRISPR component. Alternatively अगर हम देखें तो जो साइंटिस्ट हैं वो पूरा एक पीस ऑफ डोनर DNA भी पूरे के पूरे CRISPR कंपोनेंट के साथ इंट्रोड्यूस करा सकता है इसके अंदर। These donor DNA contain the desired sequence of inserted allowing the precious edit through a process called homology direct repair। क्या है इसके अंदर, साइंटिस्ट पूरे के पूरे DNA को, पूरा DNA मतलब सीक्वेंस जगह पे ही जो DNA उसको चेंज करना है वो कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं पूरे के पूरे CRISPR के थ्रू, और इसी प्रोसेस को हम होमोलॉगी डायरेक्टेड रिपेयर बोलते हैं। ठीक है, द ब्यूटी ऑफ CRISPR-Cas9 इज इट वर्सेटैलिटी। इसकी ब्यूटी यही है कि ये बहुत वर्सेटाइल प्रोसेस है। इट कैन बी यूज्ड फॉर जीन नॉकआउट, जीन इंसर्शन एंड इवन जीन करेक्शन। ये इतना वर्सेटाइल है कि जीन नॉकआउट में भी यूज़ कर सकते हैं हम, या जीन को इंसर्ट करने के लिए भी, और जीन अगर करेक्ट पोजीशन में नहीं है या फिर उसका सीक्वेंस करेक्ट करना है या फिर कुछ उसमें गलती है या फिर डिसीज पैदा हो सकती है तो उसको करेक्ट करने में भी हेल्प करता है ये। दिस टेक्नोलॉजी हैज़ वास्ट इम्प्लीकेशंस फ्रॉम ट्रीटिंग जेनेटिक डिसऑर्डर्स टू एनहेंस क्रॉप रिलायंसेस। इसमें क्या है कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर है उसको भी हम ट्रीट कर सकते हैं, मतलब किसी को भाई किसी के DNA में भाई यहाँ पे वो सीक्वेंसिंग हो गई कि इसको कैंसर हो सकता है, तो इतने DNA को काट के नया सीक्वेंस DNA इंट्रोड्यूस करके कैंसर को भी ट्रीट करा जा सकता है। ठीक है, तो मतलब डिफरेंट टाइप की डिसीजेज में भी क्योर करने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 17 जो कि लास्ट चैप्टर है आपका इसका। ये कंप्लीट करके हमारी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे 2 कोड एक साथ। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन दी फॉलोइंग। आपको शॉर्ट नोट लिखने जर्म लाइन जीन थेरेपी और सोमेटिक सेल जीन थेरेपी के ऊपर। जर्म लाइन जीन थेरेपी क्या है और सोमेटिक सेल जीन थेरेपी क्या है, इसको शॉर्ट में आपको बताना है। फर्स्ट ऑफ जर्म लाइन जीन थेरेपी। सबसे पहले हम जर्म लाइन जीन थेरेपी को देखते हैं। दीज अप्रोच इन्वॉल्व अल्टरिंग द जीन इन गैमीट्स, स्पर्म और एग और इवन इन एम्ब्रियोसिस। ये एक अप्रोच है जो कि इन्वॉल्व होती है जीन्स या गैमीट्स को अल्टरिंग करने के लिए, चाहे वो स्पर्म्स या एग्स के टाइम पे कर दे या एम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम पे करे। द गोल, इसका मेन गोल क्या होता है, टू मेक परमानेंट चेंज दैट कैन बी पास डाउन टू फ्यूचर जनरेशन।
इसका मेन गोल ये है कि ये परमानेंट चेंज ला दे उस जीन के अंदर या फिर उस गमीट के अंदर, और वो फ्यूचर जनरेशन तक भी पास थ्रू हो सके। इमेजिन एलिमिनेटिंग हेरिडिटी डिसीज राइट फ्रॉम द स्टार्ट। इसको आप इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं कि भाई गैमीट से ही पूरी की पूरी आपकी नई जनरेशन स्टार्ट हो रही है, गैमीट बनेगा तभी वो आगे एम्ब्रियो बनेगा, तो उसी जगह पे ही आपने जो भी उसको हेरिडिटी डिसीज हो सकती थी वहीं पे एलिमिनेट कर दिया। While this sounds revolutionary, it raises significant ethical questions। ये एक जो आप पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल रिवोल्यूशनरी की तरह साउंड करता है, और ये आपके सिग्निफिकेंट और एथिकल क्वेश्चंस को भी रेज करता है। शुड वी मेक चॉइस अबाउट द जेनेटिक मेकअप फॉर फ्यूचर ह्यूमंस? क्या है, हमें फ्यूचर ह्यूमंस के लिए ये जेनेटिक मेकअप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? द पोटेंशियल फॉर डिजाइनर बेबीज इज अ हॉट टॉपिक इन बायोथिक्स। कुछ क्वेश्चन ये भी करता है कि भाई हम डिज़ाइन कर रहे हैं बेबीज़ को कि भाई हमें इस टाइप के पोटेंशियल वाला बेबी चाहिए फ्यूचर के लिए, तो ये कुछ टाइप के क्वेश्चंस भी रेज करता है, जो कि सही नहीं है ना। क्वेश्चन तो सही है, क्वेश्चन सही नहीं, गलत नहीं कह रहे, क्वेश्चन सही है, मतलब भाई जिसके पास पैसा होगा वही ऐसी टेक्निक करके भाई अपने फ्यूचर बेबी को एनहेंस कर देगा कि भाई हमें इस टाइप का बेबी चाहिए, तो वैसे क्वेश्चन होने लाजमी है। ठीक है, तो ये शॉर्ट में मैंने समझा दिया कि जर्म लाइन जीन थेरेपी क्या है। नेक्स्ट है आपका सोमैटिक सेल जीन थेरेपी। सोमैटिक सेल जीन थेरेपी क्या है वो देख लेते हैं। दीज मेथड टारगेट नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स, मीनिंग एनी चेंजेस मेड विल ओनली अफेक्ट द इंडिविजुअल रिसीविंग द ट्रीटमेंट, नॉट देयर ऑफस्प्रिंग। इस मेथड के अंदर क्या होता है कि जो रिप्रोडक्टिव सेल है या फिर उसमें ही चेंज होगा, बट वो जो रिप्रोडक्टिव सेल है उसमें चेंज आ रहा है, बट वो उसके ऑफस्प्रिंग तक नहीं जा रहा, मतलब नेक्स्ट जनरेशन तक नहीं जा रहा। अगर इस सेल में हमने चेंज किया है तो ये इसी तक ही रहेगा, अगली जनरेशन तक पास थ्रू नहीं होगा और उसी के ट्रीटमेंट में काम आएगा बस। दिस अप्रोच इज प्राइमरली यूज टू ट्रीट एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन लाइक जेनेटिक डिसऑर्डर और कैंसर। ये टेक्निक हम प्राइमरली यूज कर सकते हैं किसी भी मेडिकल कंडीशन को ट्रीट करने के लिए या जेनेटिक डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए, जैसे कि कैंसर हो गया। बाय डिलीवरिंग हेल्दी जीन्स टू रिप्लेस माल फंक्शनिंग जीन्स वी कैन रीस्टोर नॉर्मल फंक्शन एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसमें क्या होगा, हम जो अनहेल्दी जीन या फिर माल फंक्शनिंग जीन है उसको चेंज कर देंगे नॉर्मल फंक्शनिंग जीन के अंदर और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाएगी। द सोमैटिक सेल थेरेपी इज ऑलरेडी शोन promising in clinical trials for conditioning like cystic fibrosis and muscular dystrophy। ये आपकी दो मेडिकल कंडीशन है, इसके अंदर इन्होंने अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिया है और इनकी थेरेपी होके ठीक हुआ है। बोथ टाइप ऑफ जीन थेरेपी होल्ड इमेंस पोटेंशियल फॉर ट्रांसफरिंग मेडिसिन। जो दोनों टाइप की जीन थेरेपी है दोनों ही इमेंस पोटेंशियल को हेल्प करती हैं, मतलब इतनी पोटेंशियल है दोनों के अंदर कि ये मेडिसिन के अंदर ट्रांसफॉर्मिंग ला सकती हैं। जर्म लाइन थेरेपी कुड advocate genetic disorder before they even begin, while somatic gene therapy offer hope for already affected। जो आपकी जर्म लाइन जीन थेरेपी है वो इतनी एडवांस्ड है कि जो आने वाली लाइफ है उसको भी हेल्प करती है कि भाई उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर ना हो जाए, उसको पहले से ही ट्रीट कर देती है उसके मदर फादर के अंदर ही या फिर उसके गैमीट प्रोडक्शन के टाइम पे ही। ठीक है, जबकि जो आपकी सोमैटिक जीन थेरेपी है उसमें जो ऑलरेडी इफेक्टेड ऑर्गन है या फिर ऑलरेडी इफेक्टेड डीएनए सीक्वेंस है उसको ठीक करता है। हाउएवर विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको पता ही अगर ग्रेट पावर है कोई तो उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ग्रेट होगी। वी मस्ट नेगेट द एथिकल इम्प्लीकेशंस केयरफुली एज वी एडवांस दीज टेक्नोलॉजीज। हम अगर ये टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसके एथिकल इम्प्लीकेशंस को भी केयरफुली यूज़ करना चाहिए। तो ये आपका चैप्टर नंबर 17 भी कंप्लीट हुआ। एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा मुझे इसमें, दो थेरेपीज हमने इसमें पढ़ ली हैं, बाकी ये आपका चैप्टर नंबर 1 से 17 मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कंप्लीट करा दिए गए हैं। ठीक है, तो आप इनको लर्न करके जाएंगे तो आई कैन अश्योर यू आप आराम से 45 मार्क्स गेन कर सकते हैं। 50 आउट ऑफ 50, 100 नहीं, आउट ऑफ 50 आप 45 गेन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें पूरी बुक का दोनों बुक का एसेंस आपको पूरा बता दिया है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट आपका है। अगर आप इसको आपको आंसर लिखना आता है कि भाई हाँ एक क्वेश्चन दूसरे के साथ कैसे कोरिलेट था, डायरेक्टली एक सेम क्वेश्चन तो नहीं डाल देंगे बट एक दूसरे के साथ सब कुछ कोरिलेट होता है, उसमें आपको आंसर लिखना आना चाहिए किस तरीके से आप इसको कोरिलेट करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम MZO0033 और साथ ही साथ इसके साथ 4 या फिर कोई और क्वेश्चन नहीं, मतलब और बुक भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो आपकी ई वाली है वो स्टार्ट करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हेल्प मिली हो और आपको मेरे सेशन पसंद आए हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आऊँ जो कि आपको हेल्पफुल रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ा मोटिवेट कीजिएगा ताकि मुझे भी पोटेंशियल मिले आपके लिए इतना काम करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी।